हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो 15वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 14 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 15वां अध्याय है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे तड़ित है, भूकंप है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन और संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला है हमारा तड़ित, इसी को बिजली बोलते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी, तो इसी को हम तड़ित बोलते हैं। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते और डुलते हैं। आपने सॉकेट में जब प्लग लगाते हैं तो अगर ढीला रहता है तब भी उनसे चिंगारियां निकलती हैं। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। तड़ित क्या है? एक प्रकार की विद्युत चिंगारी होती है तड़ित। जब बादल गरजता है तब भी आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है और कहीं कहीं बिजली गिरती भी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। तो वही जो होता है हमारा तड़ित कहलाता है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से क्या करते, डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। जब बादलों में क्या होता है, आवेश एकत्रित हो जाता है, तब तड़ित पैदा होती है। बादलों में रगड़ होता है, रगड़ से क्या होता है, उनमें आवेश उत्पन्न होता है। तो जब ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तब इनसे तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर, एक प्रकार की रॉल होती है, को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, हमारे शरीर के रगड़ से पॉलिएस्टर में आवेश आ जाते हैं, आवेश अर्जित हो जाता है उसमें, और उसी आवेश की वजह से हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। जब हम वस्त्र को उतारते हैं, उसको आकर्षित करते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी भी देखे होंगे। तो ऐसा आवेश की वजह से होता है, और आवेश जब अधिक मात्रा में हो जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी निकलती है, वही हमारा तड़ित होता है। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। जो तड़ित होता है वही परिघटना है कि जब आपके वस्त्रों से चिंगारी निकलती है, जब आप उसे निकालते हैं तो वो भी तड़ित जैसी ही परिघटना है। ये किसने दर्शाया था? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। परंतु इस तथ्य के साकार होने में कितने वर्ष लग गए? लगभग 2000 वर्ष। 2000 वर्षों बाद इस तथ्य को साकार होने में लग गया।
मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार तड़ित उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आप कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये आप लोगों ने किया होगा कि आप बालों में जब कंघी करते हैं, सूखे बालों में कंघी रगड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको ले जाकर जहाँ छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वहाँ पर ले जाते हैं, तो वो उसको आकर्षित कर लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कंघे में जो है आवेश अर्जित हो जाता है सूखे बालों में रगड़ने से। वही आवेश क्या करते हैं, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं। यहाँ पर है रगड़ी हुई वस्तु पदार्थ जिससे रगड़ा जाए। अब जैसे रिफिल है, इसको पॉलीथीन से रगड़िए या ऊनी वस्त्र से रगड़िए, तब इसमें आवेश उत्पन्न होगा। गुब्बारा है तो इसको पॉलीथीन, ऊन, वस्त्र, शुष्क बाल, सूखे बालों से रगड़िए तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। रबर को ऊन से करना चाहिए। स्टील की चम्मच को पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे तो उसमें भी आवेश आ जाएगा। उसके बाद आप एक एक करके आप देख सकते हैं वो किस किस वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो ये क्रियाकलाप करके आप देख सकते हैं। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, आवेशित वस्तुएं कहते हैं। तो आवेशित वस्तुएं क्या को किसी दूर में आवेश अर्जित हो जाते हैं। यही हम वस्तुएं क्या कहलाती हैं, आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। तो दोनों आवेशित हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुएं रहेंगी। एक दूसरे से आप रगड़ेंगे तो अलग अलग आवेश उत्पन्न होंगे। एक में धनात्मक आवेश होगा तो एक में ऋणात्मक आवेश होगा। लेकिन अगर वस्तुएं सेम होंगी तो उसमें क्या होगा, सेम धनावेश होगा। सेम मतलब आवेशित होंगे, आवेश उन पर सेम होगा, चाहे या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, अगर वस्तु एक ही होगा, एक ही प्रकार की वस्तु होगी। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। यहाँ पर दो गुब्बारे लिए गए हैं, तो इनको आपस में किसी चीज से, चाहे ऊन से रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद दोनों को एक दूसरे के पास रख देते हैं, तब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। क्योंकि ये वस्तुएं एक ही प्रकार की हैं, तो हमने क्या कहा था, जब एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं तो उसमें एक ही प्रकार के आवेश होते हैं, या तो धनात्मक दोनों पर होगा या तो दोनों पर ऋणात्मक होगा। अगर सेम आवेश होंगे तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर लिखा है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्रियाकलाप करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार पेन की रिफिल है, उसको भी आवेशित करके आप एक कांच के ग्लास में रख दीजिए, फिर एक दूसरा रिफिल लिए उसको भी सूखे बालों में रगड़कर इसके पास लाएंगे तो वो उसको प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर विपरीत आवेश करके देखता है, इसको आवेशित किया गया है और एक गुब्बारा लिया गया है, इसको आवेशित किया गया है। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मान लीजिए इसमें अगर प्लस धनावेशित आवेश है और इसमें ऋण आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। और सेम सेम होंगे, प्लस प्लस होंगे तो दूर जाएंगे, और माइनस माइनस होंगे तब भी दूर जाएंगे। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, तो क्या होंगे, पास पास आएंगे। क्या आएंगे, पास पास।
आइए प्रेक्षणों का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया? प्रतिकर्षित किया, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के गुब्बारे हैं। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया। दोनों रिफिल हैं, एक ही वस्तुएं हैं, तो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिफिल को क्या किया? आकर्षित किया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे का आवेश क्या है? रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि जो सजातीय मतलब एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय जो भिन्न प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरों को आकर्षित करते हैं। तो ये सही है। अगर एक ही प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और भिन्न प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़, किसकी छड़? कांच की छड़। कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो उसके द्वारा अर्जित आवेश क्या होगा? धनावेश माना जाता है। ये मान्यता के अनुसार है। तो कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो उसमें कौन सा आवेश होगा? धनावेश, धनावेश आवेश होगा। और अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो अगर आवेशित कांच को आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाएंगे तो दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि आवेशित कांच पर धनावेश होगा और प्लास्टिक स्ट्रॉ पर क्या होगा? ऋणावेश। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस चाहिए? ऋणावेश होना चाहिए। आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ ऋणावेश होना चाहिए, सही है। रगड़ने पर उत्पन्न आवेश क्या होता है? स्थैतिक होते हैं। वो जिस वस्तु पर रगड़ा जाता है उस पर आवेश क्या होते हैं? स्थैतिक होते हैं। वह स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। तो आप पिछली कक्षाओं में विद्युत धारा के बारे में जाने थे। तो विद्युत धारा क्या होता है? ये यही होता है जो हमारा आवेश होता है उसकी गति जब गति करते हैं आवेश, तो वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत धारा। अगर इसकी परिभाषा कहें विद्युत धारा की, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तभी आपको देखने को मिलेगा विद्युत धारा के बारे में। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं है वरन आवेश का प्रवाह है। तो आवेश के प्रवाह की वजह से ही जो है बल्ब जलते हैं। आवेश का स्थानांतरण, इसमें एक सिंपल सा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें एक जाल और एक गत्ते की सीट ली गई है, काफ़ी चौड़ी है, जो इसके इसके ढक्कन जैसा है, लेकिन ढक्कन से बड़ा होना चाहिए ये जो गत्ता लिया गया है। और बीच में एक छेद किया गया है। बस एक धातु की तार ली गई है, धातु की तार को इससे डाला गया है। फिर क्या किया गया है? एक रिफिल ली गई है और रिफिल को आवेशित किया गया है। और ये जो तार है, धातु की तार है, इसके नीचे एल्युमिनियम की दो फॉइल ली गई है
ये आवेशित नहीं है। तो जब आवेशित रिफिल को यहाँ पे टच कराते हैं तो उससे क्या होता है कि आवेश का प्रवाह होता है और ये भी आवेशित हो जाते हैं। तो इसमें इस क्रियाकलाप में यही दिखाया गया है। अगर किसी आवेशित वस्तु को धातु से टच कराते हैं तो उसमें जो है आवेश का प्रवाह होने लगता है। अगर उस धातु से कोई दूसरी वस्तु टच में है तो वो भी आवेशित हो जाती है। यहाँ पर यही दिखाया गया है। एल्युमिनियम पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। यही हमने कहा कि जो आवेशित रिफिल है उससे प्राप्त करती हैं ये जो एल्युमिनियम की पट्टियाँ हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इसी प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी हम कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। तो अगर विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा हम भेज सकते हैं। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने और पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश जो है हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां क्या हैं? अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कण क्या कहलाता है? भूसंपर्कण कहलाता है। अगर किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? भूसंपर्कण कहलाता है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में क्या लगाया जाता है? संपर्कण की व्यवस्था की जाती है, जिसको तड़ित चालक भी कहते हैं। वो क्या करते हैं? तड़ित चालक आवेश को अर्जित करके वो सीधे पृथ्वी में छोड़ देते हैं। इससे हमें बचाव होता है, उसे तड़ित होने से बचाव मिलता है, बिजली से बचाव होती है। अब रगड़ द्वारा, ये तड़ित की कहानी है। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। कक्षा 7 में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है एक प्रक्रिया द्वारा जिसमें हम अभी पूर्णता नहीं समझ सके हैं। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं। तो बादलों के ऊपरी किनारों के निकट क्या? धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारों पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। वायु क्या है? विद्युत का हीन चालक है, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में आवेश हो जाता है तो आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाता वायु। तो ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत का विसर्जन होता है। आप देख रहे हैं ये बादल है, ऊपरी भाग जो है वो प्लस धनावेशित है और नीचे वाला भाग ऋणावेशित है। और पृथ्वी
के तल पर क्या होता है, धनावेशित होता है लगभग। तो ये जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, ये जो वायु होते हैं वे आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। तो उसी से जो है, जब इससे मिलन होता है तो टकराव होता है, तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। इसी को तड़ित बोलते हैं। आवेश का संचयन ज़्यादा हो जाता है तब तड़ित उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। अब तड़ित से सुरक्षा क्या करना, कैसे? तड़ित एवं झंझा, गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। तो पहली चीज तो आपको इस समय किसी खुले स्थान पर नहीं रहना है, वहां से चले जाना है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अगर आप गरज सुन रहे हैं तो तुरंत आप उस समय खुले स्थान पर ना रहें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अंत के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। मतलब जब गरजना समाप्त हो जाए तब भी आप कुछ देर प्रतीक्षा करिए कि क्या गरज समाप्त हो गई है या नहीं, उसके बाद ही आप बाहर आएं। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है जो पूरी तरह पैक हो। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। तो जब भी आप कार में या बस में रहें तो खिड़कियों को पूरी तरह बंद कर दें, दरवाजों को बंद कर दें। इससे आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे तड़ित से, बिजली से। तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें? बाहर खुले में है, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तो समय छाने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं, छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। आपको शरण लेना है छोटे वृक्षों के नीचे। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें। अगर खुला स्थान नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर आप खड़े रहें। जमीन पर ना लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। देखिए इस प्रकार। अगर आप खुले स्थान पर हैं जहां शरण लेने की व्यवस्था नहीं है तो आप इस तरह बैठ सकते हैं जब तड़ित या बिजली चमक रही हो। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, तो बहुत कम चांस होगा जिससे आपको नुकसान होगा। तो इस स्थिति में आप बैठ सकते हैं कुछ देर जब तक बिजली चमक रही हो। अगर घर के भीतर है, तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती हैं। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। तो जितने भी धातु की चीजें हैं या तार हैं, विद्युत तार हैं, तो इन सब चीजों को बिजली के समय नहीं छूना चाहिए, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। तो ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन या जो वायरलेस फ़ोन होते हैं वो उसका उपयोग सुरक्षित होता है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। तो इन सब चीज़ों का नहीं तो कोई भी घटना घट सकती है अगर आप थोड़ी भी असावधानी बरतेंगे।
पहले जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। तो हमें स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी तड़ित झंझा जैसी स्थिति होती है तो हमें उस टाइम जो है स्नान नहीं करना चाहिए। अगर बारिश हो रहा है तो बारिश के टाइम भी स्नान करना सही नहीं होता है। कब बिजली चमक जाए इसका कोई पता नहीं है। तो कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तो इस टाइम जो है जो भी सॉकेट में जो प्लग लगे होते हैं उसको निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। तड़ित चालक, तड़ित चालक क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उसके भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं। परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये है मकान, झंझा लगा हुआ है। तड़ित चालक लगा है। इससे क्या होगा कि जो बिजली होगी, बिजली का जो आवेश होगा वो इसे अर्जित कर लेगा और जो धातु की छड़ होती है उससे प्रवाह होते हुए सीधे जमीन पर अंदर की तरफ चली जाएगी। इससे कोई नुकसान नहीं होगा उस मकान को। ये तांबे की प्लेट होती है और उसको काफ़ी अंदर तक दबा दिया जाता है पृथ्वी में। वो आवेश को ग्रहण करके पृथ्वी में छोड़ देते हैं। तो इससे सकते हैं। अब दूसरा हमारा है आपदा, प्राकृतिक परिघटना है, वो है भूकंप, अर्थक्वेक। आपने अभी तड़ित झंझा और तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तो तड़ित झंझा से बचने के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं, यह है भूकंप। तो भूकंप की भविष्यवाणी अभी तक नहीं कर पाए हैं कि इतने समय में भूकंप आने की संभावना है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। अब 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी, तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। कब आया था? 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। इसका जान माल की हानि काफी हुई थी। ये कुछ दृश्य है भूकंप के, जब भूकंप आते हैं
तो मकान की स्थिति इस टाइप हो जाती है, वो अपने स्थान पर गिर जाते हैं, ढह जाता है मकान, उथल पुथल हो जाता है भूकंप में। भूकंप क्या होता है, जब ये आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का होता है, या पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है उसके भीतर की गहराई में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ अनियमितताएं होती हैं, जिसकी वजह से जो है भूकंप आते हैं। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, तो भूकंप कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही आए, मैदानी क्षेत्रों में भी आ सकते हैं। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आ सकते हैं। तो भूकंप से क्या क्या हो सकते हैं, बाढ़ भी आ सकता है, भूस्खलन मतलब जो मिट्टी होती है वो कहीं कहीं धंस जाते हैं, उसको उसी को क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। और सुनामी भी आ सकता है। भूकंप की वजह से जो सागरीय जल होते हैं उनमें उतार चढ़ाव आने लगते हैं, उसी को हम सुनामी बोलते हैं। और उतार चढ़ाव के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और उसके आसपास के जो इलाके होते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर तटवर्तीय क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। तो जो क्षेत्र हैं जो महासागर के, उनको काफी नुकसान हुआ था। हिंद महासागर में सुनामी आया था। ये सब क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। भूकंप का क्या कारण है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी ये द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। तो किसी को इसका सही कारण नहीं पता था कि भूकंप क्यों आते हैं प्राचीन काल में। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंदन आते हैं, मतलब भूकंपन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली जो परत है वो भूपर्पटी है। ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली परत जो होती है ये, तो ये भूपर्पटी होती है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये भी जरूरी है देखना, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो आंतरिक क्रोड होता है, उससे थोड़ा सा बाहर बाह्य क्रोड होता है, फिर प्रवार होता है, फिर सबसे बाहरी जो होती है वो भूपर्पटी होती है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है या टुकड़ों में विभाजित है। जो भूपर्पटी होती है वो एक परत नहीं होती है, वो कई परतों में विभाजित होती है, मतलब कई टुकड़ों में होती है। प्रत्येक टुकड़े को हम क्या कहते हैं, प्लेट। तो कई प्लेटों से मिलकर ये भूप्रॉपर्टी बनी होती है और इन प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, हम प्लेट कहते हैं। ये प्लेट क्या करती हैं, निरंतर गति की अवस्था में रहती हैं, हमेशा गति करती रहती हैं ये प्लेटें। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं प्लेटें अथवा टक्कर मारती हैं, तो इन्हीं टक्कर के कारण क्या होता है, कंपन होता है। टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब कंपन उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो इसी विक्षोभ की वजह से क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंप भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ये देख रही है टकराती प्लेट है, जो प्लेट टकराती है इससे तो क्या होता है, इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है।
देखिए जब ये प्लेटें रगड़ खाती हैं तब इसमें ये देखिए ये ऊपर उठ जा रहा है और ये नीचे हो जा रहा है। तो इन्हीं की गतियों के कारण ये कभी कभी टकरा जाते हैं तो उनसे कंपन होता है। जब ये टकराव काफ़ी तेज होता है तो कंपन भी तेज होता है, जिससे भूकंप आती है पृथ्वी के सतह पर। यदि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी की जा सके। तो अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है कि भूकंप की जो है भविष्यवाणी हम सही समय पर कर सकें। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकते हैं। अगर भूमिगत विस्फोट होगा तो उससे भी भूकंप आने की संभावना होती है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये भी कारण है भूकंप आने विस्फोट के द्वारा भी, तो नाभिकीय विस्फोट के द्वारा भी भूकंप आ सकते हैं। तो कई कारण है इसके, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। लेकिन जो अधिकांश भूकंप होते हैं वो पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही होते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो जहां प्लेट की सीमाएं जो है वहां दुर्बल क्षेत्र होता है, अगर दुर्बल होगा तो वहां से आसानी से जो है क्या होगा, जब भूकंप आएगा जो कंपन होगा, जब प्लेटें टकराएंगी तो कंपन होने पर जहाँ की प्लेटें जो है दुर्बल होगी वहाँ कंपन ज़्यादा होगा और वहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। तो जहाँ प्लेट की सीमाएं दुर्बल होती हैं तो उन क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र कहते हैं या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, ये देखिए ये है यूरेशियन प्लेट, ये इधर गति इसका दिखा रहा है। ये है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर ये हिमालय है, तिब्बत का पठार है। ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट इस तरफ आता है, गति करता है, और ये यूरेशियन प्लेट इस तरफ। तो इन दोनों के टकराने से इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं है भूकंप को इन क्षेत्रों में। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो ये सभी पता होगा सबको कि भूकंप की शक्ति को किस पर व्यक्त किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। जो रिक्टर पैमाना होता है वहाँ पर भूकंप का परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। तो अगर 7 से अधिक होगा तो वो भूकंप विनाशकारी होगा। लेकिन अगर 5, 4 इसके आसपास होगा तो वो विनाशकारी नहीं माने जाते हैं। जब 6, 7 से ऊपर चला जाता है पैमाना तब वो विनाशकारी माना जाता है।
भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा इसका रिकॉर्ड किया जाता है इन तरंगों को। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान क्षण अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। तो ये फिगर में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। यह है हमारा सिस्मोग्राफ। चार्ट पेपर है, यहाँ पर डोरी है, ये लोलक का गोला है, इसमें पेन लगा हुआ है और ये घुर्डी ड्रम है। तो इसी से जो है इस पर बनता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है भूकंपीय तरंगों को। फिर उसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं। ये भूकंप का चित्र है। जहाँ पर भूकंप आते हैं, जहाँ का केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सॉरी, ये भूकंप के ऊपर पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है, इसके इस केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी सतह पर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। और इसी से जो है तरंगे निकलती रहती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे। ये पृथ्वी का पृष्ठ है, ये फोकस है, मतलब केंद्र होता है भूकंप का। ये भूकंपीय तरंगे जो हैं जब विनाशकारी होते हैं तो पृथ्वी की सतह पर आते हैं और वहाँ पर हानि पहुँचाते हैं उसको। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमाने की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। साथ देखिए क्या लिखा है कि 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 अधिक होती है। अगर 4 परिमाण की भूकंप जहाँ पे आया है और जहाँ पर 6 परिमाण का आया, तो 6 परिमाण वाला जो भूकंप होगा उसकी ऊर्जा 1000 गुनी अधिक होगी 4 परिमाण वाले भूकंपीय क्षेत्र में। अब भूकंप से बचाव देखते हैं। चर्चा उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का जो डिजाइन है ऐसे हो कि बड़े भूकंपों के झटकों को भी सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट या संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि के दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से ना गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम,
जल तापक, गीजर, गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। यदि आप घर में हैं तो क्या करना है? किसी मेज के नीचे आश्रय लीजिए, झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें यदि आप घर में हैं तो। और यदि आप घर के बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। तो ये था कि जब आप घर में बाहर हैं तो क्या करना है। तो सारांश देखते हैं। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? अस्थिर आवेश या स्थैतिक आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? भूसंपर्कण। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होते हैं। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है, इसीलिए तड़ित चालक भवनों में लगाए जाते हैं। पृथ्वी के अचानक अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी क्षेत्र की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन और संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये थे पाठ के सारांश। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।